हेलो एवरीवन। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन का प्रैक्टिस काफ़ी सही लग रहा होगा और इसके जरिए काफ़ी अच्छा रिवीजन हो जा रहा होगा। जो डेरिवेशन का पार्ट हो गया या फिर जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल सवाल होते हैं सब एक एक करके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग करने वाले हैं कुछ 3 मार्क्स क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद फिर 5 मार्क्स क्वेश्चन उस पर चलेंगे। और साथ में ये भी आज हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे सीबीएसई एक एक स्टेप पे अपने मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर आप उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं लिखते हैं तो नंबर कहाँ कटा, आप परेशान हो जाएंगे और सोचेंगे कि हमने तो पूरी लिखी थी, नंबर कम क्यों है। तो सबसे पहला चीज़ है कि सवाल को सही तरीके से समझना। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो होता है कि जो बात आपने समझा है उसको सही तरीके से आप लिखते कैसे हो, कैसे उस बात को डिनोट करते हो। दूसरा पॉइंट ये भी होता है कि जिस लहजे में एनसीईआरटी में उस चीज़ को लिखा है ना, मतलब जो डायग्राम में जिस तरीके से उसने चीज़ों को डिनोट किया है, आपसे भी वो एक्सपेक्ट करता है कि आप भी एग्जाम में एकदम उसी तरीके में उसी फॉर्मेट में उस चीज़ को प्रेजेंट करें। आज का पहला सवाल है जिसमें एक डेरिवेशन भी हमारा कवर हो जाएगा जो बोर्ड के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को देखेंगे और इसको आप एक फ्रेश पेज पे नोट डाउन कर लेंगे, तभी जाके आपको ये सही आइडिया देगा कि लिखना कैसे। आप जानते होंगे शायद, लेकिन डेरिवेशन पार्ट में आप कहीं ना कहीं पक्का गलती करेंगे जिससे आपके नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। ये क्वेश्चन दो पार्ट में पूछा गया आपसे। बोला गया है, पहला पार्ट है कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जनरल से बात बोला है। जब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है तो आपको ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही लेकर चलना है। और सेकेंड पार्ट इसका क्वेश्चन का है जिसमें बोला है कि व्हाट विल हैपन इफ द फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म। फील्ड जो दिया है ये कैसा है, यूनिफॉर्म नहीं है आपका। तो इस चीज को देखने के लिए सबसे पहले जानिए कि जो क्वेश्चन पूछा गया है कितने मार्क्स का क्वेश्चन दिया है। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और दूसरा पार्ट ये हुआ। तो फर्स्ट पार्ट जो दिया है इसका जो हमारा दिया हुआ है मार्किंग दिया है वो कितना दिया है, बोला पहला पार्ट आप डिराइव करोगे तो इसमें मिलेंगे आपको 2 मार्क्स। ये 3 मार्क्स क्वेश्चन है। तो पहले पार्ट में आ जाएगा 2 मार्क्स और दूसरे पार्ट का एक्सप्लेनेशन करोगे तो आ जाएगा 1 मार्क्स। पहली बात तो ये समझ लीजिए। तो ये दोनों पार्ट में अलग अलग नंबर डिस्ट्रीब्यूटेड है और किसमें कितना वेटेज है ये क्लियर हो गया। जहाँ तक बात है पहले पार्ट की, तो इसका अगर डेरिवेशन मुझे करना हो तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, सब बातों को लिखना पड़ता है लैंग्वेज में। जैसे यहाँ पे ले लिया एक चार्ज और एक चार्ज को डिनोट किया यहाँ पे। सपोज ये चार्ज कर दिया हमने प्लस क्यू और ये चार्ज कैसा कर दिया, माइनस क्यू कर दिया यहाँ पे। और साथ में ये रखा हमने कि एक एक्सिस हो जा रहा है और इस पूरे सिस्टम को एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बोला कितना है, ई दिया हुआ है। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम डिनोट किया है इसे किस में प्रेजेंट किया गया है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें इसको हमने प्रेजेंट कर दिया। साथ में इस क्वेश्चन को बनाने से पहले लिखेंगे वी कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये लैंग्वेज बहुत जरूरी है। वी कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी, ऑफ डाइपोल मोमेंट पी। डाइपोल का डाइपोल मोमेंट आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम क्या करना है कि इसमें जो बीच में जो डिस्टेंस दिया है इस बात को डिनोट करना है। ए हो गया और यहाँ पे ए हो गया। इस बात में एरो देना बिल्कुल भी नहीं भूलना है क्योंकि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है। ये बात को भी यहाँ पे आपको प्रेजेंट करना है। डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड है, इसे आप पहले मेंशन कर देंगे कि चार्ज हो जाता है और इसके बीच का जो सेपरेशन होता है इसे कहते हैं डाइपोल मोमेंट कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद सेकेंड टाइम क्या करना है कि इसमें अच्छे तरीके से हर चीज को विजुअलाइज कर देना है कि पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यानी कि क्यूई इधर हो जाएगा। और जो निगेटिव चार्ज लगा इस पे फील्ड क्या लग जाएगा, क्यूई लग जाएगा, इस डायरेक्शन में लग जाएगा। यहीं पे एक और बात करेंगे कि ये जो सिस्टम दिया हुआ है हमें निकालना था टॉर्क का वैल्यू। तो टॉर्क का मतलब होता है कितना से रोटेट करता है। तो कोई आर्बिट्ररी पोजीशन है जिसमें एंगल कितना है, थीटा दिया हुआ। तो यहाँ पे ये बात ही मेंशन कर देंगे कि डाइपोल डाइपोल मोमेंट दरअसल में थीटा एंगल बना रहे हैं यहाँ पे। डाइपोल मोमेंट मेक्स थीटा एंगल विथ थीटा एंगल विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक बात मेंशन कर देने से बहुत वक्त नहीं लगेगा लेकिन चीजें क्लियर हो गई यहाँ पे। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट लिखना है, ये क्या करना है, बात करना है हमें फोर्स के बारे में। तो फोर्स अगर हम यहाँ पे लिखते हैं फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं तो फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो पॉजिटिव चार्ज दिया तो इस पे चार्ज होगा इंटू कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पे फोर्स लिखेंगे किस पे, अगर हम निगेटिव चार्ज क्यू पे लिख देते हैं तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है, इसका वैल्यू हो जाता है माइनस क्यू इंटू कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये लग रहा है।
तो इसमें एक और चीज़ यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं कि हम लोग नेट फोर्स का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो जाएगा, दोनों का जो सम कर दिए उसका जीरो हो गया। एफ ड्यू टू प्लस क्यू हो गया एंड एफ ड्यू टू माइनस क्यू हो गया, और इसका वैल्यू कितना आ जा रहा है, मेरा जीरो आ जा रहा है। और जब सिस्टम में नेट फोर्स का वैल्यू जीरो आ जाता है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल सकते हो। ये चीज आप मेंशन कर दोगे तो आप फ्री हो कि आप सेंटर के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हो कि नीचे वाला पॉइंट ए के अबाउट निकाल रहे हो कि पॉइंट ओ के अबाउट निकाल रहे हो कि पॉइंट बी के अबाउट निकाल रहे हो, सब सही होगा अगर ये बात यहाँ पे एक लाइन आपने मेंशन कर दिया कि डाइपोल के ऊपर में नेट फोर्स का वैल्यू कितना दिया है, जीरो दिया है। अब इसके बाद बात करते हैं टॉर्क निकालना हमें, तो टॉर्क कैसे निकाल रहे हो इसका फॉर्मूला भी लिख देना है। तो टॉर्क बराबर होता है फोर्स इनटू क्या हो जाता है, लीवर आर्म हो जाता है, यानी कि जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स का होता है जिसके अबाउट रोटेट कर रहा है उससे। अब अगला बात इसमें सेंस भी डिनोट कर देना है, जैसे क्यूवी फोर्स पॉजिटिव जो लगा रहा है इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा और ये जो निगेटिव पे लग रहा है इसको इधर घुमाने की कोशिश करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब डिस्टेंस की बात करते हैं यहाँ पे तो जो कपल फॉर्म करता है वहां पे टॉर्क निकालने का मतलब होता है कि कोई भी फोर्स ले लो और उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है ये कंसीडर कर लो। ऊपर में एंगल अगर थीटा है तो नीचे भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस 2a है तो इधर डिस्टेंस कितना हो जाता है, 2a साइन थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे कोई भी एक फोर्स कंसीडर करते हैं, जैसे एक फोर्स हो गया QE और दोनों के बीच जो लगने वाला डिस्टेंस है वो कितना हो जाता है, 2a साइन थीटा हो जाता है। इसके बाद जो अगला लाइन हो गया मेरा उसमें हम क्या मेंशन करेंगे, उसमें मेंशन करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रहने देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं Q इंटू 2a कर देते हैं, एकदम स्टेप वाइज स्टेप सब बात को लिखना है। Q इंटू 2a जैसे ही आपने लिखा इसका मतलब होता है कि ये डाइपोल मोमेंट हो गया P, तो ये एक्सप्रेशन हो गया मेरा P E साइन थीटा हो गया, बिकॉज हमने ऑलरेडी यहाँ पे डाइपोल मोमेंट P है ये डिफाइन किया हुआ है और इसे डिनोट करते हैं टाउ से। अब ए बी साइन थीटा होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, तो वेक्टोरियली इसे लिखेंगे तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा P क्रॉस E हो जाएगा। अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो हार्डली 2 से 3 मिनट के अंदर में आप ये पूरा का पूरा जो आपका आंसर दिया है उसको सही तरीके से आप आर्टिकुलेट करके लिख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इस तरीके से सारे स्टेप लिखेंगे तो इसमें आपका जो आंसर होगा उसमें डिडक्ट होने का कोई चांस नहीं है। ये क्वेश्चन का पहला पार्ट अगर ये ऐसे लिखेंगे तो हमें मिलेंगे पूरे के पूरे 2 मार्क्स। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट दिए इसमें बोला है कि व्हाट विल हैपन इफ द फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म। बोला कि फील्ड अगर यूनिफॉर्म नहीं हो तो उस केस में क्या हो जाएगा, इस बात पे भी आपने प्रकाश डालने हैं थोड़ा सा। क्या करना है इसमें जब बात करेंगे क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, जो फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होता है तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें डाइपोल के पास नेट फोर्स जीरो नहीं होता है। इसमें क्या होता है, बात को लिख देना है, फील्ड इज इफ फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म, फील्ड नॉट यूनिफॉर्म हो गया तो इसमें क्या हो जाता है, डाइपोल देन डाइपोल विल एक्सपीरियंस देन डाइपोल विल एक्सपीरियंस नेट फोर्स एंड टॉर्क। इसमें दोनों का दोनों जो है वो यहाँ पे लग जाएगा। अगर ये दोनों बात आराम से मेंशन करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। इसमें दो कीवर्ड इंपॉर्टेंट है कि डाइपोल विल एक्सपीरियंस नेट फोर्स यहाँ पे होगा और टॉर्क होगा। टॉर्क के पीछे नेट नहीं लगाना है बिकॉज नेट टॉर्क का वैल्यू जीरो भी हो सकता है लेकिन नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। ठीक है, एक एक बात पे ध्यान देना है, फोर्स के पीछे नेट लगाना है बिकॉज नेट फोर्स का वैल्यू इसमें जीरो नहीं होगा। तो इसमें देन विल एक्सपीरियंस, यहाँ पे एक वर्ड छूट गया था, विल एक्सपीरियंस, ये डाइपोल जो होगा आपका एक्सपीरियंस करेगा नेट फोर्स एंड टॉर्क। तो अब जाके मेरा कंप्लीट हुआ आंसर और अब हमें मिल जाएंगे पूरे के पूरे 3 नंबर यहाँ पे अवार्ड कर दिए जाएंगे हमको। तो अब देख सकते हो ना कि किस तरीके से हम आंसर को प्रेजेंट करते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन और देखते हैं जो बोर्ड का पूछा हुआ सवाल है। इसमें काफी सारा पोर्शन है इस क्वेश्चन में और इसका मार्किंग जो स्कीम है वो और ज्यादा बेहतरीन है, आप देख सकते हो यहाँ पे। इसमें दिया हुआ है इन्होंने कि जो पूरा का पूरा सवाल है उसको काफी सारे पोर्शन में डिवाइड कर दिया। बोला कि डिफाइन कीजिए पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसमें बोला कि अगर इक्विपोटेंशियल का डेफिनेशन देते हैं आप तो उस डेफिनेशन में आपको मिलेगा सिर्फ कितने नंबर, तो सिर्फ मिलेंगे इसमें आधे नंबर मिलेंगे। फिर आधा नंबर क्या है, डाइपोल का इसमें बोला गया था इन केस ऑफ ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस इन केस ऑफ सिंगल पॉइंट चार्ज। अगर सिंगल पॉइंट चार्ज से बनाते हैं तो आधा नंबर यहाँ पे मिल जाता है। अब इसमें बोला कि इन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन वाई इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब इसमें अपना है कि कंस्ट्रक्ट करना है, ये पार्ट डिनोट करता है कि इक्विपोटेंशियल का शेप है वो कैसा होगा, कंस्ट्रक्ट करके बताना है। तो उसका है आधा नंबर और आधा नंबर रीजन का, मतलब ये इसका एक नंबर है उसको दो हिस्सों में बांट दिया। एक रीजन बताना है कि सिंगल चार्ज की वजह से इक्वी डिस्टेंस नहीं होता, ये रीजन क्या है इसके पीछे वो, और एक हो गया हमारा जो आंसर लिखेंगे तो आधा आधा नंबर वहां हो गया। अगला है
चौथा पार्ट है, इसमें भी दो पार्ट है क्वेश्चन में। देख रहे हो ना, छोटे से सवाल को भी दो हिस्सों में बांट के आधे आधे नंबर, मतलब अपने 1 नंबर का सवाल लिखो, अगर वो भी ठीक से नहीं लिखोगे तो आधे नंबर मिल जाएंगे, 50%। कैन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट टेंजेंशियल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये पहला आंसर देना है, हाँ होगा कि ना होगा, और जो भी आंसर देंगे उसका रीजन यहाँ पे हमको देना है। तो अगेन ये भी जो नंबर है हमारे आधे आधे नंबर दो पार्ट में डिवाइडेड है, तो ये चीज़ आपके दिमाग में आंसर लिखते वक्त हर समय रहना चाहिए कि हमको आंसर को इतने अच्छे तरीके से सजा के लिखना है कि उसमें आधे नंबर भी कटने की स्कोप नहीं होनी चाहिए, और हमें पूरे के पूरे नंबर एग्जाम में मिल जाने चाहिए। चलिए आपके सामने हम ये आंसर लिखते हैं, और आप इसी फॉर्मेट में आंसर है वो लिखकर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा अभी जो इमीडिएट आपका बोर्ड का जो प्री बोर्ड एग्जाम होगा, और साथ ही साथ जब आप देने जाओगे एग्जाम उसमें आपका ये मदद करेगा। तो एक एक क्वेश्चन का यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है इसमें, डिफाइन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस क्वेश्चन को हमने यहाँ लिया है ताकि एक एक पेज पे एक एक सवाल कर लिया जाए। इसमें बोला गया है कि डिफाइन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर आपसे इक्विपोटेंशियल सरफेस डिफाइन करने के लिए बोला जाए तो इसमें कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेफिनेशन अगर इसका लिखना है, सीधा लिखना है, बहुत इसमें मतलब कहानी नहीं है, लपेटना नहीं है, पूरा स्टोरी नहीं बनाना है, कट टू कट बातें करनी है। इसमें बोलना है कि सरफेस विथ, इसमें बोलना है कि सरफेस विथ अ कांस्टेंट, सरफेस विथ अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट्स ऑन द सरफेस। मतलब एक ऐसा सरफेस बनाना है जिसपे हर एक पॉइंट का पोटेंशियल का वैल्यू कैसा दिया है, कांस्टेंट दिया है, सेम दिया है, उसे इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। ये था आपके आंसर का पहला पार्ट। अगर आप ये ऐसे लिखेंगे तो इसके लिए आपको कितने दिए जाएंगे, आधे नंबर दिए जाएंगे। थोड़ा भी कमी करेंगे, एक भी कीवर्ड इसमें कांस्टेंट टर्म है आपको यूज करना है, और किसका है, पोटेंशियल है, और इसे जो इक्को पोटेंशियल होता है एक प्रॉपर 3 डायमेंशनल सरफेस होता है, तो इसके बारे में जिक्र करना है, तो जाके आपको इसमें आधे नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट यहाँ पे होता है कि ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसमें आधा नंबर आपका छुपा हुआ है। इन केस ऑफ सिंगल पॉइंट चार्ज, तो देखो सिंगल पॉइंट चार्ज होता है, यहाँ पे ऐसे बनाना है, और इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने के लिए कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बना देना है। अगेन ध्यान देना है बात कि ये जो आपने बनाया है, तो ये हमने जो डायग्राम बनाया वो कैसा है, ये डायग्राम 2 डायमेंशनल डायग्राम दिया हुआ है। तो देखने से पता नहीं चल रहा है कि ये 3D है, ये स्फीयर है कि रिंग है, ये बात पता नहीं चल रहा है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको लिख देना पड़ेगा यहाँ पे कि ये अगर पॉइंट चार्ज दिया हुआ है, ये बात मेंशन करना बहुत जरूरी है, ये पॉइंट चार्ज दिया है, तो इसके लिए जो शेप होता है वो क्या होता है, शेप कैसा हो देख के नहीं मालूम चल रहा है, तो यू हैव टू एक्सप्लेन दिस कि यहाँ कौन सा शेप है। फॉर पॉइंट चार्ज, फॉर पॉइंट चार्ज जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है ना, ये होता है कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल होता है। दिस इज कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल। अगर पॉइंट चार्ज है तो इसकी वजह से जो आप इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाते हो, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल, ये मेंशन कर देंगे, सामने वाला पढ़ेगा, मान लो कोई बुजुर्ग आदमी पढ़ाई कर देख रहा है इसको, तो दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। अब आंसर इस तरीके से लिखना है कि आंसर लिखते वक्त आपका जो कॉपी चेक करने वाला ना, उसको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना हो आपका ये पॉइंट डिफाइन करने में, चीज़ों को देखने में। अगर दिमाग लगाना पड़ेगा तो फिर वो लगाएगा नहीं, और आपको एवरेज मार्किंग कर देगा, और वहाँ पे आपको एक काफ़ी भारी नुकसान हो जाएगा। चलते हैं अगले पार्ट में। यहाँ पे अच्छा ये बात देखा हमने, ये अगर चीज़ लिख दिया तो कितना हो गया, यहाँ से भी मिल गया मुझे आधे नंबर, यहाँ पे मिल गए। तो जब आधे नंबर यहाँ मिल जाएंगे, आधे नंबर ऊपर मिल जाएंगे, मतलब यहाँ पे 1 नंबर का मेरा जुगाड़ हो गया। आंसर लिखना सीखना है हमें, ठीक है, कि कैसे लिखते हैं ताकि नंबर छीनना है हमें ना। बोला है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन। अब यहाँ पे को पोटेंशियल सरफेस बनाने के लिए बोला गया है, जब कैसा दिया है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। पहली बात आपको आइडिया होना चाहिए कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, पैरेलल एंड इक्वी स्पेस्ड लाइंस होते हैं। अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो इसमें कैसा होता है, पैरेलल एंड इक्वी स्पेस्ड लाइन होता है, और इसकी वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है ना, दे आर प्लेनर शीट होते हैं। एक हो गया ऐसा, एक हो गया ऐसा, एक हो गया ऐसा। तो ये कैसा हो रहा है, ये सब सीट के फॉर्म में है। ये कैसा लिखेंगे, आप इसमें मेंशन कर देना है आपको कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल सरफेस आपने बनाया है ये कैसा हो रहा है, तो ये हो जा रहा है प्लेनर सीट हो जा रहा है, ये चीज आप मेंशन करोगे। अगेन आपको यहाँ पे मिल जाएगा कितना नंबर, आधे नंबर का यहाँ पे स्कोप है।
इस क्वेश्चन का जो अगला पार्ट है वो बोला कि व्हाई द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस अबाउट अ सिंगल पॉइंट चार्ज आर नॉट इक्विडिस्टेंस। जो सेकंड पार्ट दिया है इसका रीजन लिखोगे। रीजन थोड़ा सा इसमें आप देखेंगे तो इसलिए नहीं होता है क्योंकि पॉइंट चार्ज यहाँ पे क्यू रखा हुआ है, तो किसी भी पॉइंट पी पे हम चले जाते हैं आर डिस्टेंस पे, तो पोटेंशियल का वैल्यू हम कितना लिखते हैं के क्यू बाई आर हो जाता है। यानी कि ये पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस का। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस का है मतलब जो दो के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट कब होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होगा, और ये तो सेम डिस्टेंस के लिए कांस्टेंट नहीं रह सकता है ना। तो ये रीजन है, डायरेक्टली भी प्रोपोर्शनल टू 1/r लिख दोगे ना, सीधा आंसर मिल जाएगा। किसी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, अगर ये लिख देते हैं तो आपको मिल जाएगा कितने, आधे नंबर। फिर यहाँ से आधा आधा जोड़ के आपको 1 नंबर हो चुका होगा और काफी खुशी में आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये था हमारा पोटेंशियल, किस तरीके से यहाँ पे डिनोट करते हैं, किस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं, ये चीज को देखना है, इसको कैसे यहाँ पे मेंशन करना था, ये पॉइंट था मेरे लिए। इसके बाद जो अगला हिस्सा अगर हम देखेंगे इस सवाल का, वो क्या कह रहा है, अगला हिस्सा कह रहा है, अगेन देखिए बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। इसमें बोला कैन इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये हुआ पहला है और दूसरा हुआ गिव रीजन, मतलब ये 1 नंबर का क्वेश्चन है लेकिन दोनों में कितने कितने हैं, आधे आधे मार्क्स हो गए। तो सबसे पहला आंसर क्या लिखेंगे, नो लिख देंगे। नो लिख दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट टेंजेंशियल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, आंसर नो हो गया। मतलब सिर्फ नो लिखेंगे तो हमें कितना मिल जाएंगे, आधे नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके बाद मेंशन करना है कि इसका रीजन क्या होता है। तो अगर टेंजेंशियल हो जाएगा तो इसमें हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कैसा हो जाए, टेंजेंशियल हो जाए, तो उस केस में वर्क करना पड़ जाएगा आपको चार्ज को मूव करने पे सरफेस में, और वो जो होता है डेफिनेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस के अगेंस्ट होता है। देखेंगे इफ, ऐसा केस कंसीडर करेंगे, इफ द फील्ड लाइंस, if the field lines are tangential, if the field lines are tangential, then work will be done in moving, then work will be done in moving a charge, work will be done in moving a charge on the surface, work will be done in moving a charge on the surface which is against, which is against the definition of या concept of, which is against the definition of equipotential, against the definition of equipotential surface। ये बात आपको यहाँ पे मेंशन करना है, बिकॉज हम सब जानते हैं कि कंडक्टर का जो सरफेस होता है इक्विपोटेंशियल होता है, और इक्विपोटेंशियल पे मूव करने में वर्क जो होता है वो नहीं होता है। अगर यहाँ पे टेंजेंशियल होगा तो कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन हो जाएगा, और वर्क डन हो गया इसका मतलब जो मेरा डेफिनेशन है वही गलत हो गया, आधे नंबर वहां पे। और यहाँ पे अगर आप ऐसे ने लिखा तो यहाँ से भी कितने मिल जाएंगे, आधे नंबर, तो यहाँ से दोनों को जोड़ के हो जाएंगे 1 नंबर। और इस सवाल में टोटल कितने थे, 3 पार्ट दिए हुए थे, तीनों में 1-1 नंबर थे, यानी कि 3 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन जाता। तो आप देख सकते हो ना कि आंसर किस तरीके से लिखना है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अब आपके सामने हम आंसर लिखा करेंगे और आपको भी आंसर ऐसे ही प्रैक्टिस करना है लिखकर। डेली का 10-20 मिनट तो आप निकाल ही सकते हो, इतना टाइम तो आपके पास होगा ही, तो उतना समय निकालना है। ज़्यादा एक दिन में लोड नहीं देंगे, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कराएंगे, लेकिन धीरे धीरे स्लोली स्लोली जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो वो आपका याद करवा देंगे, दैट्स माई पर्सनल गारंटी। तो उम्मीद करते हैं कि जितने आंसर हमने लिखा है, और खास करके जो एक डेरिवेशन करा है हमने टॉर्क निकालने का, उसको अपन अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और साथ ही साथ आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है ये बात भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये कैसा लगा ये आंसर पूरा, जरूर अपना जो भी ओपिनियन है वो बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और उसके अकॉर्डिंग फिर आगे उसको इनकॉर्पोरेट करके उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। और आगे भी चल के हम लोग अगले क्लास में फिर और देखेंगे क्या फर्दर इससे इंपॉर्टेंट और सवाल है जो पिछले सालों में पूछे गए हैं और जो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, बाय बाय।